हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज मैं लेकर आ रहा हूं छात्रावास अधीक्षक के लिए, और ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग छात्रावास अधीक्षक के लिए फॉर्म भी सब लोग भर रहे होंगे। इससे पहले जो वीडियो नंबर 1 है सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज का, वो अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप उसे देखें। बहुत अच्छा वीडियो है और बहुत अच्छा ये सीरीज़ है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस इसमें ला रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो, साथ ही साथ आपका टेस्ट भी हो जाए खुद का कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम फिर से 15 प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, 15 प्रश्न आपको लगाना, क्योंकि हमको पता है कि सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन है छात्रावास अधीक्षक के लिए सिलेबस में, उससे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर के। ठीक है, तो ये 15 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे, और इन सारे टॉपिक से जैसे संविधान से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसमें 2 प्रश्न मैंने इंक्लूड किया है, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान। और यहाँ पे जो ये 4 नंबर के प्रश्न जो है एक विविध टाइप का है, जिससे सामान्य ज्ञान के अंदर ही पूछा जाएगा। तो ये आज जो टॉपिक लाया हूँ 4 नंबर के लिए, शारीरिक शिक्षा और योग से संबंधित लेकर आया हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये 15 प्रश्न को आपको लगाना है और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपका आउट ऑफ 15 कितना सही हो रहा है। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर पीडीएफ किसी को ये सारे वीडियो का चाहिए होगा तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके लिए है, पॉलिटी से, संविधान से है कि स्थानीय शासन या फिर कह लीजिए स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है। देखिए, स्थानीय शासन है तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ कि बताइए कि जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, मतलब किसके समय, मतलब कह लीजिए कि कौन ऐसे वायसराय थे। ठीक है, वायसराय थे जिनके समय ये स्थानीय शासन की शुरुआत हुआ। तो क्वेश्चन वही बनता है कई बार से कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो आप उसे कमेंट करके बताइएगा। अब इसमें आते हैं प्रश्न में, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्थानीय शासन किस सूची का विषय है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर ए और बी दोनों। देखिए, हम सबको पता है कि भारतीय संविधान के अंदर कुल 12 अनुसूचियों को शामिल किया गया। ठीक है, कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो क्या बता रहा हूं कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, और 12 अनुसूचियों के अंदर एक 7वीं जो अनुसूची है ना, उसके अंतर्गत क्या प्रावधान है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा की बात किया गया। तो केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा मतलब कौन कौन से विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, कौन विषय पर राज्य सरकार, कुछ ऐसे विषय जिस पे दोनों बना सकते हैं। तो ऐसे शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो यही वो सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन्हीं में मतलब अनुसूची नंबर जो 7 है ना, 12 अनुसूचियों में 3 तरह के शक्तियों में बंटवारा किया गया है। अब बात आता है कि जो स्थानीय शासन है, स्वशासन है या फिर शासन है, उसको किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्थानीय शासन जो है वो राज्य सूची का विषय है, राज्य सरकार उस पर कानून बनाएगी। तो ऐसे विषय जिसको राज्य सूची में रखा गया है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई राष्ट्र के हित में कोई अगर मुद्दा है तो उसको केंद्र भी उस पर कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य सूची के अंदर और भी कुछ कुछ आ सकता है। तो आप जैसे पुलिस हो गया, ठीक है, पुलिस की बात हो गया, जेल की बात हो गया, कृषि, ये कुछ ऐसे विषय हैं जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जन स्वास्थ्य, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार उस पर कानून बनाती है। संघ सूची की अगर बात करें तो केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है। जैसे देश की कोई रक्षा की बात हो, विदेशी मामला हो, या फिर युद्ध और शांति हो, रेल, डाक, ताक, परमाणु शक्ति, मुद्रा, बैंकिंग, ये सब के सब संघ सूची का विषय है जिसपे केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है। समवर्ती सूची ऐसा विषयों को इसमें रखा जाता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही इस पे कानून बना सकती है। परंतु अगर दोनों का कानून का विषय अगर समान हो तो उसमें जो केंद्र सरकार का या फिर केंद्र का जो वैल्यू होगा, जो केंद्र का विषय होगा, उसी का मान्य माना जाएगा। जैसे दीवानी एवं फौजदारी हो गया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, वन, श्रमिक, ये सभी के सभी जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो अगर आप ये टॉपिक को नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप ये भी समझ लीजिए कि जो भी टॉपिक करा रहा हूँ उस टॉपिक से आपको पढ़ के कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं।
दूसरा प्रश्न है जो कि संविधान से ही है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध का वर्णन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भारतीय संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसी में जो समानता का अधिकार है उसी के अंतर्गत एक आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है जिसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर भेदभाव को निषेध कहा गया है, बताना है। आर्टिकल 14, 15, 16 या फिर 17 कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आर्टिकल 15 या फिर अनुच्छेद 15 जो है वो इस बात का निषेध का वर्णन करता है। लेकिन आर्टिकल 14 क्या है? तो 14 जो है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, 15 तो हमने देख लिया। 16 क्या? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 17 तो आप सभी को पता है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, छुआछूत, भेदभाव, ये सारा चीज को खत्म करना है। तो अस्पृश्यता का अंत की बात किसमें किया गया है? अनुच्छेद 17। क्वेश्चन अब एक पूछता हूं कि बताइए कि आर्टिकल 18 जो है उस किससे संबंधित है? आर्टिकल 18 को आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो संविधान के 2 प्रश्न हो गए, अब हम इतिहास के 2 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, इतिहास का तीसरा प्रश्न आ गया कि बरेली में 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कि 1857 में एक महान क्रांति हुई थी जिसमें अलग अलग जगह ने अलग अलग लोगों द्वारा नेतृत्व किया गया। ठीक है, तो इसी में आपसे पूछा गया कि बरेली में उसका नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, लियाकत अली, खान बहादुर खां या फिर मौलवी अहमद उल्ला। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, खान बहादुर खां। खान बहादुर खां के द्वारा बरेली के अंदर नेतृत्व किया गया 1857 की क्रांति का। बेगम हजरत महल जो है इन्होंने लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। लियाकत अली जो है इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में नेतृत्व करने वाले कौन थे? लियाकत अली। और मौलवी अहमद उल्ला जो है ये फैजाबाद में इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, फैजाबाद में। ठीक है, उम्मीद है आपका ये सही हुआ। क्वेश्चन ये पूछ लेता हूं कि बताइए कुंवर सिंह, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, कुंवर सिंह जो थे वो कहां से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। अब चौथा प्रश्न है आप सभी के लिए कि चौरी चौरा कांड के पश्चात महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार मैं एग्जाम में खुद भी इसको फेस कर चुका हूं। ठीक है, और ये आसान भी है क्योंकि सभी को ये पता होता है अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो। ठीक है, देखिए हुआ ये था कि गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा, वहां पे क्या हुआ था, जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरुआत किया था तो वहीं पर चौरी चौरा जो स्थान है वहां पे जो आंदोलनकारी थे, असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी जो थे, वहां पे एक थाना है, पुलिस थाना, जिसमें आग लगा दिए थे, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसी के बाद महात्मा गांधी जो थे वो असहयोग आंदोलन को रोकने की बात करते हैं, स्थगित कर देते हैं। तो बताना है कि कब स्थगित किया था, ये चारों डेट में से कौन सा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। देखिए ये चौरा चौरी कांड हुआ कब था, ये भी कई बार से पूछ लेता है। तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, चौरा चौरी कांड हुआ कब था? तो मैं कांड लिख देता हूं, समझ लीजिएगा। तो ये हुआ कब था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, अब 5 फरवरी 1922 को हुआ था, फिर 11 फरवरी को गांधी जी ने इससे आहत होकर इस असहयोग आंदोलन को उन्होंने समाप्त कर दिया या फिर स्थगित कर दिया था। लेकिन 13 मार्च 1922 ईस्वी को इसके अपराध में या फिर कह लीजिए कि इसी के कारण या फिर लोगों को भड़काने के कारण महात्मा गांधी जी को 6 वर्ष का कड़ी सजा दे दिया जाता है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है महात्मा गांधी जी को। ठीक है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है कब? 13 मार्च 1922 ईस्वी को। लेकिन क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा था तो 5 फरवरी 1924 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के स्वास्थ्य कारणों की वजह से रिहाई दे दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये उम्मीद है आपको ये चारों डेट याद रहेगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो हमने इतिहास के भी 2 प्रश्न देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं
और भूगोल के 2 प्रश्नों को देखते हैं। 5वां प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस दर्रे, ठीक है, का निर्माण सतलज नदी के द्वारा हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जो पासेस बने हुए हैं, ठीक है, नदियों के द्वारा जो दर्रा का निर्माण होता है, ठीक है, वो कौन सी नदी किस नदी के द्वारा इस दर्रे का निर्माण हुआ है? तो सतलज नदी कौन से दर्रे का निर्माण करती है? जोजिला दर्रा, जयलेपला दर्रा, यांगपा दर्रा या फिर शिवकिला दर्रा? बताइए। इसका सही आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर डी, शिवकिला दर्रा जो है वो किसके द्वारा? सतलज नदी के द्वारा बनाया गया है। जोजिला दर्रा की अगर बात कर ले तो ये सिंधु नदी के द्वारा निर्मित है, ठीक है, सिंधु नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। सिंधु नदी जो है जोजिला दर्रा से ही गुजरता है। और जयलेपला जो आप देख रहे हैं ना, ये तीस्ता नदी के द्वारा निर्माण किया गया है, ठीक है, तीस्ता नदी के द्वारा ये निर्मित है। और यांग्याप दर्रा जो है ये एक्चुअली में क्या है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर कहां से करती है? तो यांग्याप दर्रा से ही करती है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में प्रवेश जो है ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप दर्रे से करती है। तो ये पूरा आपको डिटेल दर्रा के बारे में याद होना चाहिए। चलिए 6वां प्रश्न आप सभी के लिए अब देखते हैं क्या है। 6वां प्रश्न भी भूगोल का ही होगा, क्योंकि हमको भूगोल से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे हमसे। तो 6वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन आसान भी है। कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या फिर उर्वरक उत्पादन से? देखिए, जो हरित क्रांति है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन का अगर जनक पूछेगा ना, विश्व में इसका ग्रीन रिवॉल्यूशन या फिर हरित क्रांति का जनक पूछ देगा ना, तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग। ये जो तो हरित क्रांति के जनक विश्व में माना जाएगा। लेकिन अगर भारत में पूछ ले कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो आई थिंक सभी को पता है एमएस स्वामीनाथन, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। इनको शायद भारत रत्न भी अभी दिया जाने वाला है, नाम घोषणा हो गया है। अब बात आता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से है, ठीक है। धान, गेहूं, ये सब की अच्छी उपज के लिए सही तरीके से स्ट्रेटेजिक रूप में चलाना ही कोई मतलब एक रिवॉल्यूशन लाना ही हरित क्रांति है, जिससे खाद्यान्न की कमी को पूरा किया जा सके। तो खाद्यान्न उत्पादन उसी से संबंधित है। भारत में जो हरित क्रांति जो हुआ था वो 1967 से 68 के आसपास हुआ था, ठीक है। इस पीरियड में हरित क्रांति जो है भारत में शुरुआत हुआ था। अब ये दुग्ध क्रांति जो है किससे, दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो है ना, इसको श्वेत क्रांति कहते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति। और मत्स्य वाला जो है नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। और उर्वरक वाला भूरी क्रांति, ठीक है, ब्राउन रिवॉल्यूशन। एक क्वेश्चन पूछ देता हूं, कमेंट करके बताइएगा कि कृष्ण क्रांति जो है किससे संबंधित है, किसके उत्पादन से संबंधित है कृष्ण क्रांति? कमेंट करके सब लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए 7वां प्रश्न। तो 6 प्रश्न हमने देख लिया, पीछे हमने 2 प्रश्न दिया, भूगोल का देखा। अब हम यहाँ पे अर्थव्यवस्था से 2 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय, ठीक है, के आकलन एवं प्रशासन के लिए उत्तरदायी संस्थान कौन सा है? ठीक है, मतलब कौन सी ऐसी संस्थान है भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है, आकलन करता है, उसकी गणना करता है, कैलकुलेशन करता है? वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, मानव संसाधन मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? किसके द्वारा राष्ट्रीय आय का गणना की जाती है, बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि इसको CSO भी कहा जाता था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है, ठीक है। ये भारत का जो वित्त विभाग है, ठीक है, सॉरी, भारत का जो सांख्यिकी विभाग है, भारत का सांख्यिकी विभाग, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जो है, उसी का एक पार्ट है, उसी के अंदर आता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो कि राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। जो भारत में जो वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसी पीरियड के बीच के लिए वो राष्ट्रीय आय की गणना करता है, ठीक है। देखिए, जो CSO है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स
ऑफिस जो है इसका स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1951 में ही इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन वर्तमान की केंद्र सरकार जो है 2019 में इसका नाम बदल करके NSO रख दिया था, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रख दिया था। ठीक है, याद रखिएगा 2019 के अंदर। चलिए अब आगे शुरू करते हैं अगला 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न भी जो है वो भी अर्थव्यवस्था के ऊपर ही है। प्रश्न है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। योजना आयोग, यहाँ पे बात आ रहा है कि योजना आयोग का मैं अध्यक्ष नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, योजना आयोग का अगर अध्यक्ष पूछता तो शायद आप आसानी से बता देते, क्योंकि हमको पता है कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री होता है वही होता है। तो जब प्रथम योजना आयोग आया था तो उस समय प्राइम मिनिस्टर तो नेहरू जी थे, तो अगर अध्यक्ष अगर पूछ लेता तो पंडित नेहरू जी जो थे वो पहले योजना आयोग के अध्यक्ष हो जाते। लेकिन आपसे बात किया गया उपाध्यक्ष कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो हो गए कैंसिल, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री या फिर गुलजारी लाल नंदा कौन थे प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष। देखिए, हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उसके पश्चात 1947 में तो नेहरू जी की अध्यक्षता में एक आर्थिक नियोजन समिति की स्थापना की है। थोड़ा सा हिस्ट्री जान लीजिए इसका। एक आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इन्हीं की अध्यक्षता में गठित किया गया। अब यह समिति क्या हुआ, एक सिफारिश किया, और इस समिति के सिफारिश से ही 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। तो अगर आपसे पूछ दे कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो आपको क्या मारना है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, इस आर्थिक नियोजन समिति के अनुशंसा पर या फिर सिफारिश पर। ठीक है, अब ये सिफारिश का इसका क्या काम था। देखिए, ये जो योजना आयोग है एक गैर सांविधिक और एक परामर्शदात्री निकाय है, जिसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो पहला अध्यक्ष तो पंडित नेहरू जी हो गए, लेकिन उस समय उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा जी को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में पंचवर्षीय योजना जो है 5 ईयर प्लान चलाया गया, पंचवर्षीय योजना। तो क्वेश्चन आपसे ये है यहाँ पे कि बताइए कि जो फर्स्ट वाला जो पंचवर्षीय योजना है वो कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना को कब प्रारंभ किया गया था, कमेंट करके आप लोग सब बताइएगा। कमेंट नहीं करेंगे तो भी जान लीजिएगा, कमेंट अगर करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हमारे स्टूडेंट्स जो है, हमारे एस्पिरेंट जो है वो कितने सीरियस हैं इस चीज़ को लेके, बस ऐसे ही तो नहीं देख रहे हैं। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। अब 9, 10, 11 तीन प्रश्न जो होगा पूरे साइंस के ऊपर होगा। साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं 3 प्रश्न लेकर आपके लिए आता हूँ। 9वां प्रश्न है, बहुत आसान है, मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में करा चुका हूँ कि कान, नाक, आँख और दांत के जो डॉक्टर होते हैं किस तरह के दर्पण का प्रयोग करते हैं देखने के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर उभयोतल दर्पण, किस दर्पण का उपयोग जो है डेंटिस्ट लोग करते हैं या फिर कान, नाक, आँख के डॉक्टर करते हैं। सही है, उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार से, तो याद रखिएगा कॉन्केव मिरर या फिर अवतल दर्पण का यूज डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। और इसका कहाँ किया जाता है, तो गाड़ी का हेडलाइट में। ठीक है, पीछे देखने वाले मैं मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी का हेडलाइट हो गया, सर्च लाइट हो गया। ठीक है, सर्च लाइट हो गया, सोलर कुकर हो गया। ठीक है, इन सभी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जो गाड़ियों के अंदर जो रियर व्यू मिरर होता है, गाड़ियों के जो साइड में लगा होता है साइड मिरर, जो पीछे देखने का जिसका यूज करते हैं, वो उसमें क्या उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। चलिए, ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन हो गया। अब हम 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, जो कि केमिस्ट्री का प्रश्न है। एक प्रश्न है कि ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, या फिर कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर का पता लगाने के लिए। ठीक है, बताना है यूरेनियम 235, कोबाल्ट, आर्सेनिक या फिर आयोडीन। बताना है कि किसका यूज किया जाता है ट्यूमर का पता लगाने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक 74 जो है ना,
इसका प्रयोग किया जाता है ट्यूमर का पता लगाने के लिए। यूरेनियम 235 चट्टानों की आयु पता करने में यूज़ किया जाता है कि कौन सा चट्टान कितना पुराना है। तो चट्टानों की आयु पता करने के लिए किसका, यूरेनियम 235 का यूज़ किया जाता है। कोबाल्ट 60 जो है ना, ये रक्त कैंसर को नियंत्रित करने, ब्लड कैंसर को नियंत्रित करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ब्लड कैंसर को नियंत्रित करने के लिए यूज़ किया जाता है। आर्सेनिक 74 जो है, ये तो हमने देख लिया, इसलिए तो ट्यूमर के लिए। और आयोडीन 135 है ना, ये थायराइड ग्रंथि जो है ना, थायराइड ग्रंथि, उसी के उपचार के लिए यूज़ किया जाता है आयोडीन 131 का 131 को। इसीलिए आयोडीन नमक को खाने के लिए बोला जाता है, ताकि जो थायराइड ग्लैंड है वो कंट्रोल रहता है, वो अच्छे से कार्य करता है। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न हो गया। 11वां प्रश्न जो है हमारा बायोलॉजी के ऊपर है। प्रश्न है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। साइनोकोबालामिन, रेटिनॉल, थायमिन या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पता होगा, बहुत आसान है, इजी प्रश्न है। सही आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए, साइनोकोबालामिन जो है ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। ये रेटिनॉल किसका है, तो रेटिनॉल जो है विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थायमिन जो है विटामिन B1 जो है ना, B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। और विटामिन जो सी है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं आपसे कि विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नेम, केमिकल नेम क्या है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए, तो हमने 11 प्रश्नों को देख लिया सामान्य ज्ञान का। अब जो आगे के 4 प्रश्न आएगा वो मैं लेकर आया हूं किससे, तो शारीरिक योग से संबंधित प्रश्न को लेकर आया हूं, क्योंकि यहां से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 12वां प्रश्न है आपका, देखिए केवल शारीरिक नहीं, शारीरिक योग वाला जो पार्ट है ना, उससे मैं 3 प्रश्न आगे लाया हूं, क्योंकि ये पार्ट जो है ये भी यहाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, शैक्षणिक अधिनियम से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रयोगशाला प्रबंधन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये तरह तरह के प्रश्न, 4 प्रश्न अलग अलग हो सकते हैं, तो मैं अलग अलग टॉपिक हर दिन डाल दूंगा, ताकि वहां से प्रश्न अगर आएंगे तो आपसे बन जाएगा। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत में मिड डे मील जो है ना, उसकी शुरुआत कब से हुई थी। 2 अक्टूबर 1992, 15 अगस्त 1995, 5 सितंबर 1997 या फिर 31 अक्टूबर 2000 को कब मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। और एक बहुत अच्छा योजना था। देखिए क्योंकि बच्चे जब अगर भूखे होंगे, कुपोषित होंगे, तो उनका पढ़ाई में कैसे मन लगेगा, उनका प्राथमिक शिक्षा में विकास कैसे होगा। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम के नाम से इसका शुरुआत किया गया था। क्या, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम, इस नाम से मिड डे मील योजना की शुरुआत किया गया था, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, या फिर मानव विकास, सॉरी मानव संसाधन, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1995 की इसकी शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब 13 नंबर से शुरू करते हैं। 13वां प्रश्न है कि आत्मा की सराहना, ठीक है, आत्मा की सराहना के लिए 3 आदर्श मार्ग कौन कौन से हैं। कर्म योग, चित्त योग, भक्ति योग, सत्य योग, चित्त योग, आनंद योग, ज्ञान योग, भक्ति योग या कर्म योग, ज्ञान योग, सत्य योग या फिर चित्त योग, कौन सा है। ठीक है, सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आत्मा की सराहना के लिए ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये तीनों आदर्श मार्ग होते हैं। भक्ति योग का मतलब क्या हो जाता है कि भगवान की भक्ति करना। ठीक है, ये भक्ति योग कहलाता है। देखिए हमारा आत्मा जो है उसको सेटिस्फाइड रखना है, उसको स्वस्थ रखना है, अच्छा रखना है, तो ये तीनों आदर्श मार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा। कर्म योग क्या है, तो निस्वार्थ काम करना, निस्वार्थ कर्म करना, ये एक कर्म योग होता है। आपका जो भी काम है, जैसे अभी आपका पढ़ाई करने का काम है, तो आप पढ़ाई करिए, फल की चिंता मत करिए, निस्वार्थ रूप से पढ़ाई करिए,
कर्म करते रहिए, आपको फल जरूर मिलेगा। तो ये कर्म योग के अंतर्गत आ जाएगा। ज्ञान योग क्या है कि अपने आत्मा को पहचानना, ठीक है, आपके आत्मा का पारस्परिक ज्ञान होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वर्तमान में केवल वही सत्य, अंतिम सत्य नहीं है। तो ये ज्ञान योग कहलाता है। तो ये तीनों की जरूरत होता है आत्मा की सराहना करने के लिए, उसका सही उचित विकास करने के लिए और एक अध्यात्म की ओर जुड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। 14वें नंबर का प्रश्न है कि योग के बहिरंग साधन नहीं है, ठीक है, योग के बहिरंग साधन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो योग सूत्र है, ठीक है, या फिर योगा की शुरुआत किसने किया था, तो ये महर्षि पतंजलि का हम सभी को एक बहुत दिया गया बहुत अच्छा एक देन है जो हम सभी के लिए बहुत कारगर है, ठीक है। योग सूत्र के अंदर ही उन्होंने अष्टांग योग की बात किया है उन्होंने, ठीक है, अष्टांग योग, जिसमें 8 प्रकार के साधनों की बात किया गया है। तो उसी 8 प्रकार के जो साधन है उसको 2 प्रकार में बांट दिया जाता है, एक बहिरंग साधन और एक होता है अंतरंग साधन, ठीक है। अब बहिरंग और अंतरंग आपको पता होगा तो इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसके मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अपने आप आंसर जान जाएंगे। जैसे 8 अगर योग कौन कौन सा 8 साधन कौन कौन सा था मैं बता दूं तो यम, नियम, आसन, ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ठीक है। ये जो 5 है ये बहिरंग साधन कहलाते हैं और बाकी 3 और जो रह गए वो अंतरंग कहलाते हैं। तो 3 अंतरंग के अंदर हो जाता है धारण, ध्यान और समाधि। तो ये 3 जो है किसमें अंतरंग में आ जाते हैं, ये जो है बहिरंग के अंदर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो धारण है ये बहिरंग साधन नहीं है, ये अंतरंग साधन के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसी के अंतर्गत शरीर, मन और प्राण की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए गए हैं, ठीक है। ये 8 साधन में से ही ये धारण जो है अंतरंग के अंदर आता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां और आखिरी प्रश्न है आप सभी के लिए कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये सभी मार्ग किस साधन के हिस्से हैं, ठीक है। अगर आप ये करते हैं तो आप उस साधन को आप ऑटोमेटिकली ही कर रहे होते हैं। अहिंसा मतलब आप जानते हैं कि किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना, मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। सत्य, हमेशा सत्य बोलना, जो बोल रहे हो आप उसको करना है, दूसरों को आपको सिखाने से पहले खुद भी करना है, ये सत्य के अंदर आ जाएगा। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य मतलब आपको इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, अपरिग्रह का मतलब जो अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करे, ये सब इसका मतलब होता है। ये सभी जो है कौन से साधन के हिस्से है, यम, नियम, आसन या फिर प्राणायाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यम। यम जो है एक्चुअली में मन वचन और शरीर पर नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है, यम है, ठीक है। मन वचन और शरीर पर नियंत्रण, अगर आप ये करते हैं तो आप ऑलरेडी जो यम साधन है उसको आप फॉलो कर रहे होते हैं और इसी का ये पार्ट होता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये आज के 15 प्रश्न थे। 15 में से आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन कैसा था, क्या और हार्ड करना है आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हार्ड करना चाहिए क्योंकि प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए।